आज हम लोग प्लियोट्रॉपी के बारे में स्टडी करेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे, इसकी कुछ फेमस एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे और इन सभी एग्जाम्पल्स का हम लोग वन बाय वन इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लियोट्रॉपी क्या होता है। तो प्लियोट्रॉपी का मीनिंग होता है बहुप्रभाविता। बहु का मतलब होता है बहुत सारा और प्रभाविता का मतलब प्रभाव। मीन्स यदि कोई एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को रेगुलेट करे तो उसे हम लोग बहुप्रभाविता कहते हैं। यदि एक जीन का बहुत सारा प्रभाव पड़े यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स पर उसका प्रभाव पड़े तो उसको हम लोग बहुप्रभाविता कहते हैं। तो प्लियोट्रॉपी क्या है? देखिए, प्लियोट्रॉपी शब्द कहाँ से आया? प्लियोट्रॉपी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव है, प्लियोन विच मीन्स मोर एंड ट्रोपोस विच मीन्स कैरेक्टर। इस पूरे वर्ड का क्या मतलब हुआ कि प्लियोट्रॉपी जो है वो कोई एक जीन है जो बहुत सारे कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। तो प्लियोट्रॉपी क्या हो गया? प्लियोट्रॉपी मीन्स व्हेन अ सिंगल जीन रेगुलेट सेवरल कैरेक्टर्स or more than one character, then this is known as pleiotropy. This phenomenon is known as pleiotropy and the gene which are responsible for it are known as pleiotropic gene and this whole phenomenon is known as pleiotropic effect. मीन्स यदि किसी क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट कोई एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को रेगुलेट करे तो उस घटना को हम लोग प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट यानी प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक प्रभाव बोलेंगे या बहुप्रभावी प्रभाव बोलेंगे। और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जो जीन है उसको हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन बोलेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हमने आपको दिखाया हुआ है कि ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये एक जीन को हमने डिस्क्राइब किया कि ये एक जीन है और ये सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल इफेक्ट दिखा रहा है, यानी इस एक जीन के बहुत सारे प्रभाव पड़ रहे हैं, बहुत सारे प्रभाव बहुत सारे ट्रेट्स के ऊपर पड़ रहे हैं, इसीलिए इस पूरी घटना को हम लोग बहुप्रभाविता कहते हैं। मीन्स व्हेन अ सिंगल जीन रेगुलेट्स मल्टीपल ट्रेट देन दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। यानी कोई एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को रेगुलेट करें तो इस पूरी घटना को हम लोग प्लियोट्रॉपी कहते हैं। जनरली मेंडल ने क्या बताया था? जनरली मेंडल ने अपने लॉज में एक्सप्लेन किया था कि सिंगल कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय अ सिंगल जीन, बट इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपी सिंगल जीन रेगुलेट्स सेवरल कैरेक्टर्स। मीन्स मेंडल ने अपने लॉज में बताया था कि एक कैरेक्टर को कोई एक ही जीन रेगुलेट करता है। जैसे कि हाइट का हम अगर एग्जांपल लें तो हाइट एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को रेगुलेट करता है टी जीन, और टी जीन जो होता है ये कैपिटल के फॉर्म में भी हो सकता है और स्मॉल लेटर यानी रेसेसिव फॉर्म में भी हो सकता है, डोमिनेंट और रेसेसिव दो फॉर्म में मिल सकता है। तो व्हेन एक जीन के अगर दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं तो उसको हम लोग अलील बोलते हैं। ये चीज़ें हमने डिस्कस किया था। अलील्स क्या होते हैं? तो टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल जीन इज नोन एज अलील, यानी एक जीन के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को अलील बोलते हैं। तो मेंडल ने अपने लॉज में क्या एक्सप्लेन किया था कि सिंगल कैरेक्टर के लिए सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल है, यानी एक जीन एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। लेकिन प्लियोट्रॉपी में ऐसा नहीं होता। प्लियोट्रॉपी में एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। तो प्लियोट्रॉपी का क्या एग्जाम्पल है? अब आपको ये समझना है कि वह कौन सा जीन है और वो कौन कौन से ट्रेट्स हैं जिसमें प्लियोट्रॉपी शो होता है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जितने एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन के केस में भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो प्लियोट्रॉपी को शो करते हैं। मीन्स हम सभी के बॉडी में ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं जो किसी एक जीन के द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो एक बार हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ प्लियोट्रॉपी में क्या एक्सप्लेन किया गया कि द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल जीन टू हैव मल्टीपल इफेक्ट इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। मीन्स यदि कोई एक जीन का अगर मल्टीपल इफेक्ट आ रहा है यानी बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है, किसके ऊपर? तो लक्षणों के ऊपर, यानी एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, तो इस फिनोमिनॉन को हम लोग प्लियोट्रॉपी कहते हैं। और इस पूरे फिनोमिनॉन के पीछे रिस्पॉन्सिबल जो जीन होता है उसको हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी फ्लो चार्ट से आपको एक्सप्लेन किया कि सिंगल जीन जो है वो कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर या फिनोटाइप, यानी एक जीन जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, तो इसी फिनोमिनॉन को हम लोग प्लियोट्रॉपी कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि वो कौन कौन से ट्रेट हैं जो प्लियोट्रॉपी को शो करते हैं। तो आपको ट्रेट समझ लेना है। तो एग्जांपल्स में है कि फेनिलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म,
एल्केप्टोन्यूरिया और ड्रोसोफिला में सिंगल जीन कंट्रोल। ड्रोसोफिला के केस में एक जीन जो होता है वो उसके विंग के साइज को यानी पंखों के साइज को रेगुलेट करता है। उस ड्रोसोफिला में आंखों का कलर कैसा होगा उसको रेगुलेट करता है और फर्टिलिटी को रेगुलेट करता है, और उसके साथ साथ शेप ऑफ स्पर्म थीका यानी स्पर्म थीका जो होता है उसके शेप को भी रेगुलेट करता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ड्रोसोफिला, जिसको हम लोग कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई, जिसको फल मक्खी बोलते हैं, उसमें एक जीन जो होता है वो इतने सारे ट्रेट्स को रेगुलेट कर रहा है। यानी सिंगल जीन जो है वो पंखों की साइज को भी रेगुलेट कर रहा है, आंखों के कलर को भी रेगुलेट कर रहा है, फर्टिलिटी को रेगुलेट कर रहा है और स्पर्म थीका की आकृति को भी रेगुलेट कर रहा है। तो स्पर्म थीका क्या होता है, तो आप याद रख लीजिएगा, स्पर्म का मतलब स्पर्म हो गया जो कि मेल गैमीट, और थीका का मतलब होता है कि एक सैक यानी झिल्ली। तो स्पर्म थीका क्या होता है, स्पर्म थीका एक झिल्ली होती है, एक रचना होती है ड्रोसोफिला की बॉडी के अंदर, जहाँ पर सारे स्पर्म जो होते हैं वो इसके स्टोर होते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को स्पर्म थीका बोलते हैं। यानी स्पर्म थीका इज जनरली अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच स्पर्म्स आर स्टोर्स। फिर उसके बाद लास्ट है इसमें एल्केप्टोन्यूरिया। तो इतने एग्जाम्पल्स हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्लियोट्रॉपी का जो एग्जाम्पल है वो सिंड्रोम है। सिंड्रोम यानी जनरली अगर इस बीच वाले इस एग्जाम्पल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना एग्जाम्पल को मैंने हाईलाइट करा हुआ है ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो कहीं ना कहीं सिंड्रोम को एक्सप्लेन करते हैं, सिंड्रोम को एक्सप्रेस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लियोट्रॉपी जो है वो सिंड्रोम को एक्सप्लेन कर देता है, यानी इसमें सिंड्रोम्स आते हैं। सिंड्रोम क्या होता है, तो जैसे एक टर्म होता है डिजीज़ का मतलब रोग हो गया, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज़। मतलब अगर किसी एक पर्सन को बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी डिजीज़ अगर उसको अफेक्ट करने लग जाए तो उसको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। तो व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम इज सिंपली द ग्रुप ऑफ डिजीजेस, यानी बीमारियों के समूह को सिंड्रोम बोलते हैं। तो प्लियोट्रॉपी किसको जनरेट करता है? सिंड्रोम को। तो उसी के कुछ एग्जाम्पल अब हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम डिस्क्राइब करेंगे फेनिलकीटोन्यूरिया। तो देखते हैं ये कौन सी बीमारी और कैसे होती है। तो यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल लिया है फेनिलकीटोन्यूरिया। इसमें क्या बताया गया? सबसे पहले बताया गया इसमें कि फेनिल एलानिन ये एक एमिनो एसिड है। फेनिल एलानिन ये एक कंपोनेंट है जो कि हमें एक ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है। तो ये जो फेनिल एलानिन कंपोनेंट है जब ये हमारे बॉडी में पहुंचता है तो हमारे बॉडी के अंदर एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब हमारे बॉडी में फेनिल एलानिन नाम का कंपोनेंट पहुंचता है फूड के थ्रू तो इस कंपोनेंट को टायरोसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस कंपोनेंट को टायरोसिन में कन्वर्ट कौन करता है? तो एक एंजाइम करता है जिसका नाम है फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। और ये जो एंजाइम है, आप सबको क्लियर है कि अगर कोई भी एंजाइम है तो आप सबको पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीन से बनते हैं। तो एंजाइम का आप डेफिनेशन जानते ही होंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस बायोकैटालिस्ट, यानी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो एंजाइम जनरली प्रोटीन के बने होते हैं। और आपको पता है कि प्रोटीन किससे बनते हैं? एमिनो एसिड से बनते हैं। एमिनो एसिड खुद किससे बनता है? तो वो बनता है mRNA से। ठीक है, तो mRNA में प्रेजेंट जो कोडॉन्स होते हैं उनसे एमिनो एसिड बनेगा, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एंजाइम बनता है। तो अगर हम कहें कि फेनिल एलानिन एक एंजाइम है तो अल्टीमेटली ये किससे बना होगा? एमिनो एसिड से बना होगा। और ये एमिनो एसिड खुद किससे बना है? mRNA से बना है। तो इस तरीके से, और आपको पता है कि mRNA किससे बनता है? DNA से बनता है। और DNA खुद किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है। तो इस तरीके से आपको लर्न कर लेना है कि फेनिल एलानिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज नोन एज फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। और इस एंजाइम का निर्माण आपको बताया हमने, एंजाइम प्रोटीन के हैं तो ये बनेंगे mRNA से, और mRNA खुद बनता है क्रोमोसोम से। तो इस एंजाइम का निर्माण जो है वो क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है। मीन्स हम सबके बॉडी में जितने 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं उसमें से 12वें नंबर वाला जो क्रोमोसोम होता है वही क्रोमोसोम फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाता है।
अब इसमें भी आपको लर्न कर लेना है कि जो फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये क्रोमोसोम नंबर 12 से बनता है, और इसके जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम नंबर 12 वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर जीन प्रेजेंट है जिसका नाम है पी, और इस पी जीन का आपने पढ़ा अभी कि इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म और एक रिसेसिव फॉर्म। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये जो फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने वाला जो जीन है, अगर उसके दोनों अलील डोमिनेंट फॉर्म में हैं या फिर एक डोमिनेंट दूसरा रेसेसिव है, तो आपको क्लियर है कि वन डोमिनेंट वन रेसेसिव कंडीशन में क्या होता है, डोमिनेंट वाला रेसेसिव वाले को सप्रेस कर देता है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं अल्टीमेटली डोमिनेंट हो गए, यानी ये वाला इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, ये कैपिटल पी स्मॉल पी के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर किसी पर्सन के अंदर क्रोमोसोम पे फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने वाला जो जीन है यदि वो डोमिनेंट फॉर्म में है, तो उस केस में जो फेनिल एलानिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होगा, बिकॉज यदि जीन के दोनों अलील डोमिनेंट फॉर्म में हैं तो ये एंजाइम बनेगा। और यदि ये जो कैपिटल पी जीन है, यदि ये दोनों इसके अलील अगर रिसेसिव फॉर्म में है, यानी स्मॉल पी दोनों अगर रेसेसिव फॉर्म में है स्मॉल पी, तो उस केस में ये जीन इनएक्टिव होगा और किसी एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, मीन्स फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा। और जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फेनिल एलानिन जो होता है ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, बल्कि यही फेनिल एलानिन फेनिल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फेनिल पायरुविक एसिड जो होता है ये हमारे नर्व सेल पे, यानी हमारे तंत्रिका कोशिका के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट डालता है, यानी हमारे ब्रेन के अंदर जो तंत्रिका कोशिका होती है, इस तरीके की जो तंत्रिका कोशिका हमारे ब्रेन में पाई जाती है, उन सभी नर्व सेल को ये डिस्ट्रॉय करने लग जाता है फेनिल पायरुविक एसिड, ठीक है। तो अब ये डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। तो जब नर्व सेल डिस्ट्रॉय होगी तो क्या होगा, आपको पता है जब नर्व सेल डिस्ट्रॉय होती है तो नर्व सेल के डिस्ट्रॉय होने से मेंटल रिटार्डेशन आएगा। मेंटल रिटार्डेशन होने का मतलब होता है कि जिस पर्सन को ये बीमारी होगी उस पर्सन का जो ब्रेन होता है वो धीरे धीरे वो रिटार्ड होने लग जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे रिटार्ड होने लग जाएगा, मतलब उसकी जो बुद्धि होती है वो कमज़ोर पड़ने लग जाएगी। तो इस तरीके से ये इफेक्ट होगा। वहीं पर फिर क्या है कि जो फेनिल पायरुविक एसिड होता है ये जब इसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है बॉडी के अंदर तो ये हमारे यूरिन से पास होने लग जाएगा, यूरिन से बाहर निकलने लग जाता है, और इसी फेनिल पायरुविक एसिड को किडनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है फेनिल कीटोन्यूरिया में। और ये जो फेनिल कीटोन्यूरिया होता है ये ह्यूमन के यूरिन से पास होने लग जाएगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PKU बोलते हैं, फेनिल कीटोन्यूरिया, और इसीलिए इस बीमारी का नाम रखा हुआ है फेनिल कीटोन्यूरिया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बहुत फास्टली। फेनिल कीटोन्यूरिया में जनरली होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ह्यूमन है, अगर उसकी बॉडी के अंदर फेनिल एलानिन कंपोनेंट चला गया, कैसे जाएगा, फूड के थ्रू। अगर ये फेनिल एलानिन चला गया तो ये फेनिल एलानिन जनरली हमारे बॉडी के, हम सभी के बॉडी के अंदर वो टायरोसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज नोन एज फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। लेकिन ये एंजाइम तभी बनेगा जब क्रोमोसोम नंबर जो 12 है, यानी 12वें नंबर वाला जो क्रोमोसोम है उसका जो जीन है यदि वो डोमिनेंट फॉर्म में है, तो मीन्स कैपिटल पी फॉर्म में है या कैपिटल पी स्मॉल पी फॉर्म में है, तभी बनेगा। यदि ये अलील जो है ये रेसेसिव फॉर्म में है, यानी स्मॉल पी फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा। और अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फेनिल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब कन्वर्ट नहीं होगा तो फेनिल पायरुविक एसिड जो होता है ये फेनिल कीटोन्यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और ये यूरिन से बाहर निकलने लग जाएगा। तो उस पर्सन के यूरिन से फेनिल कीटोन्यूरिया बाहर निकलने लग जाएगा, तो इस बीमारी को हम लोग फेनिल कीटोन्यूरिया कहते हैं। और वो जो पर्सन होता है उसका क्या फीचर देखने को मिलेगा, यानी क्या सिम्टम्स आएंगे इस बीमारी के, तो पहला
क्या हो जाएगा कि वो मेंटली रिटार्ड हो जाएगा, यानी इसकी बुद्धि कमज़ोर होने लग जाएगी, क्योंकि फेनिल पायरुविक एसिड जो होता है वो नर्व सेल को डिस्ट्रॉय करता है, उसके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट डालता है। तो इस तरीके से ये हमने आपको डिस्कस कर दिया अभी फेनिलकेटोन्यूरिया के बारे में। अब हम लोग दूसरा सिंड्रोम देखते हैं जिसका नाम है एल्बिनिज्म। ये एक तरीके से ऐसी बीमारी होती है जिसमें बॉडी का जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाता है, यानी एक्सेसिव फेयरनेस हो जाता है। एक्सेसिव फेयरनेस होने का मतलब ये है कि बॉडी का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा गोरा होने लग जाएगा, तो उस बीमारी को हम लोग एल्बिनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया कि जैसे अब यही टायरोसिन, देखिए यहाँ पर जो ये टायरोसिन बना है किससे बना, फेनिल एलानिन से। तो यदि ये टायरोसिन बन गया है तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो टायरोसिन बनता है, ये टायरोसिन, वैसे तो टायरोसिन हमारे बॉडी में बहुत यूज़फुल है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन कुछ केसेस में ये जो टायरोसिन होता, देखिए अगर ये टायरोसिन मिलानिन में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन किस में कन्वर्ट हो रहा है, मिलानिन में, और मिलानिन क्या होता है, ये एक पिगमेंट है, ये एक वर्डक है। तो टायरोसिन जनरली मिलानिन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में फेनिल एलानिन पहुंचता है तो ये टायरोसिन में बदला जाता है, और टायरोसिन जो होता है वो मिलानिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारे बॉडी का जो कलर है, यानी पिगमेंट इन हेयर एंड स्किन, यानी बाल जो है वो काले होते होंगे और स्किन का कलर जो है वो सांवला होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलानिन। लेकिन कुछ केसेस, अच्छा ये प्रोसेस कब चलेगा, जब टायरोसिन मिलानिन में कब कन्वर्ट होगा, जब टायरोसिनेज एंजाइम बनेगा। तो और टायरोसिनेज एंजाइम कब बनेगा, जैसा कि आपको हमने बताया था कोई भी एंजाइम बन रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम है। तो इस तरीके से टायरोसिनेज एंजाइम जो होता है ये क्रोमोसोम नंबर 11 से बनता है। तो क्रोमोसोम नंबर 11 यानी 11वें नंबर वाला जो क्रोमोसोम है उस पर एक जीन होता है जिसका नाम ए है, और ये ए जीन के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स यानी अलील्स हैं, एक कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए। तो यदि किसी ए जीन के दोनों ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स यानी अलील्स यदि डोमिनेंट फॉर्म में है, या तो दोनों डोमिनेंट हो या तो एक डोमिनेंट एक रेसेसिव हो, तो उस केस में ये एंजाइम बनेगा और टायरोसिन मेलानिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे बाल और स्किन का कलर जो है वो काला होता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि यदि ये जीन कैपिटल ए जीन जो कि टायरोसिनेज एंजाइम बनाता है, वो कैपिटल ए जीन दोनों उसके अलील स्मॉल ए फॉर्म में है, तो उस सिचुएशन में ये एंजाइम नहीं बनेगा और टायरोसिन जो है वो मिलानिन में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी टायरोसिन नो मिलानिन, यानी टायरोसिन जो है वो मिलानिन में कन्वर्ट नहीं होगा। इस कंडीशन में जब मिलानिन नहीं बनेगा तो स्किन का कलर और हेयर का कलर काला नहीं होगा, तो उसकी जो बॉडी होती है, उस पर्सन की जो बॉडी होगी वो सफ़ेद होने लग जाएगी, यानी बिल्कुल वाइट होने लग जाएगा। तो उसका स्किन का कलर भी फेयर हो जाएगा, बाल का कलर भी फेयर हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक जीन के थोड़ा सा अफेक्ट होने की वजह से, एक जीन पे थोड़ा सा चेंज आने की वजह से आपने क्या देखा कि इससे कई सारे ट्रेट जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो ये कि स्किन का कलर चेंज हो जाएगा और बाल का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यही बीमारी होती है एल्बिनिज्म। अब लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो पहले नाम समझते हैं। सिकल सेल का मतलब होता है कि जनरली अगर आप देखिए तो आरबीसी जो होती है, इसका शेप जो होता है, अगर नॉर्मल आरबीसी है तो इसका शेप जो है वो बाई कॉनकेव होता है, बाई कॉनकेव शेप होता है। लेकिन वहीं पर एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी जो होती है उसका शेप बाई कॉनकेव ना होकर के वो हंसिया के आकार की हो जाती है, हंसिया के आकार की, यानी वो बिल्कुल पिचक जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेल, यानी ये जो आरबीसी होती है वो हंसिया के आकार की हो जाएगी, और इस पर्सन को हम लोग एनीमिक बोलते हैं, या इस बीमारी को एनीमिया बोलते हैं, यानी इस पर्सन में हम लोग कहेंगे कि हीमोग्लोबिन या खून की कमी हो गई है। तो अब जनरली देखिए कि बीमारी होती कैसे है। तो अगर हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करें, जैसे आरबीसी है तो आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन इज जनरली अ रेड पिगमेंट, ये लाल रंग का वर्णक होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें दो टर्म है, हीम जो होता है वो आयरन वाला पार्ट होता है, आयरन वाला पार्ट है, और प्लस उसके बाद ग्लोबिन है, ग्लोबिन जो होता है वो एक प्रोटीन है, ठीक है। अब प्रोटीन है तो ऑब्वियस सी बात है कि अमीनो एसिड से बनेगा। तो इसी हीमोग्लोबिन का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि चूंकि हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन भी है, तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए अमीनो एसिड लगेंगे, और वो अमीनो एसिड किससे बनेगा, एमआरएनए से बनेगा। एमआरएनए कहाँ होता है, एमआरएनए जो होता है उसका निर्माण डीएनए से होता है, और डीएनए जो होता है वो कहाँ होता है, तो वो क्रोमोसोम पे होता है। तो जनरली ये हीमोग्लोबिन किससे बन जाएगा, क्रोमोसोम से बनेगा, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं उससे बनेगा।
तो क्या बताया गया, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमने स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये नॉर्मल है। तो इस केस में यहाँ पर आपको दिखाया गया, ये आपका ये फर्स्ट एमिनो एसिड है, ये सेकेंड एमिनो एसिड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवन्थ है। तो फर्स्ट एमिनो एसिड में वैलिन होता है, सेकेंड एमिनो एसिड, ये हम स्ट्रक्चर जो है आपको हीमोग्लोबिन का बता रहे हैं। तो फर्स्ट जो एमिनो एसिड होता है उसका नाम वैलिन है, सेकेंड एमिनो एसिड इज हिस्टिडीन, थर्ड इज ल्यूसीन, फोर्थ इज थ्रियोनिन, फिफ्थ इज प्रोलिन, सिक्स्थ इज ग्लूटामिक एसिड एंड सेवेंथ इज ऑल्सो ग्लूटामिक एसिड। तो ये मैंने 7 आपको बना के दिखाया। ये 7 एमिनो एसिड की चेन होती है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है और यही हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। तो जनरली हमने क्या दिखाया कि यदि हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो उसको हम लोग HbA से डिनोट करेंगे, यानी ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और इसके 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड है। और इस ग्लूटामिक एसिड एक प्रकार का एमिनो एसिड है और ये बनेगा किससे, तो इस ग्लूटामिक एसिड का निर्माण होता है GAG जो कोडॉन्स होते हैं उससे। और ये GAG कोडॉन किस पे होते हैं, mRNA पे होते हैं, क्योंकि बताया था ना आपको कि कोई भी अमीनो एसिड है वो किससे बनेगा, mRNA से बनेगा। तो ये mRNA है, mRNA पे एक सीक्वेंस है GAG, उस GAG से ग्लूटामिक एसिड बन रहा है। वैसे ही सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर कोडॉन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें मेनली 6 पोजीशन पे आपको ध्यान दे लेना, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि जो GAG mRNA में प्रेजेंट जो GAG कोडॉन्स होते हैं वो ग्लूटामिक एसिड का निर्माण करते हैं। लेकिन यदि पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, यानी GAG में बदलाव आ जाता है और क्या हो जाता है कि GAG में G और G तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन A यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है U से, यानी एडेनिन के जगह पे यूरेसिल आ जाता है, तो GUG हो जाएगा। तो ड्यू टू म्यूटेशन एडेनिन चेंज इनटू यूरेसिल, यानी ये जो एडेनिन होता है उसकी जगह पे यूरेसिल आ जाता है, यानी GUG। तो GAG जो होता है वो GUG में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू म्यूटेशन। और कौन सा म्यूटेशन, वो भी होगा पॉइंट म्यूटेशन। तो अब जब ये चेंज हो जाएगा तो सारा का सारा ये जो अब यहाँ पे जो एमिनो एसिड है पूरा चेंज हो जाएगा, यानी ग्लूटामिक 6 पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो टर्न हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा वैलिन में। और अगर ग्लूटामिक एसिड वैलिन में चेंज हो गया तो इस पूरे फिनोमिनॉन को हम लोग HbS बोलते हैं। HbS क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है वो सिकल सेल हो गया। सिकल सेल का मतलब यहाँ पर ये है कि RBC सिकल सेल हो गई और उसके अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी डीनेचर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो उसको कोड करने के जो जीन होगा वो HbA से डिनोट होगा, और हीमोग्लोबिन यदि सिकल सेल हो गया, सिकल सेल इफेक्ट को शो कर रहा है, तो वो HbS से डिनोट होगा। और इसमें होता क्या है, अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है, और अगर हीमोग्लोबिन में सिकल सेल इफेक्ट आ गया तो ये हीमोग्लोबिन में 6 नंबर पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो वैलिड में चेंज हो जाएगा। और सिर्फ देखिए एक जीन में चेंज हुआ है, एडेनिन की जगह पे क्या हो गया, यूरेसिल। एक जीन में चेंज हुआ है जिसके वजह से क्या होगा, इतने सारे इफेक्ट होंगे इसके, इतने सारे इफेक्ट। तो इसीलिए तो हम लोग इन सारी चीज़ों को हम लोग किस में स्टडी कर रहे हैं, प्लियोट्रॉपी में। क्यों प्लियोट्रॉपी में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एक जीन जो होता है, एक जीन जो है वो बहुत सारे ट्रेट को गवर्न कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बस केवल एडेनिन जो है वो यूरेसिल में चेंज हो गया, जिसकी वजह से RBC का शेप बदल जाएगा, यानी एक ट्रेट को इसने रेगुलेट किया। नेक्स्ट है कि RBC जो होती है वो हार्ड, रिजिड और सिकल शेप्ड हो जाती है, यानी बहुत कड़ी हो जाती है और वो हंसिया के आकार की, यानी बिल्कुल एकदम इस तरीके से इस सिचुएशन में हो जाएगी। तो वहाँ पर RBC का शेप भी बदल गया। उसके बाद है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी उसकी घट जाती है। ठीक है, तो HbS यानी हीमोग्लोबिन यदि सिकल शेप इफेक्ट को शो कर रहा है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, एक जीन में बदलाव होने की वजह से इतने सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट हो गए, इसीलिए इसको हम लोग प्लियोट्रॉपी में पढ़ते हैं। मीन्स व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स several traits, then this is known as प्लियोट्रॉपी। इसीलिए इसको हम लोग प्लियोट्रॉपी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है फेनिलक्यूटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म और सिकल सेल एनीमिया। दैट्स ऑल।